प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकेंड ईयर, और इसमें हम राष्ट्रपति पद पर चर्चा कर रहे थे। पिछले कुछ कक्षाओं में, कुछ वीडियोस में राष्ट्रपति पद को समझने का हमने प्रयास किया है, और इसी कड़ी में हम राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां और कार्यों पर चर्चा पिछले 2-3 वीडियो में हमने की है। इसके 2 भाग हमने देखे थे, सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियां और आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां। सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियों पर करीब करीब चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासों में, वीडियोस में देखा होगा कि सामान्य काल में राष्ट्रपति मुख्य रूप से कार्यपालक शक्तियां प्रयोग में लाता है, विधायी शक्तियां प्रयोग में लाता है, वित्तीय शक्तियां प्रयोग में लाता है, सैन्य शक्तियां प्रयोग में लाता है, क्षमादान की शक्तियां और न्यायिक शक्तियां प्रयोग में लाता है। यहाँ पर न्यायिक शक्तियों की चर्चा अलग से हमने नहीं की है। इस बात को लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस शक्ति की चर्चा हमने कार्यपालक शक्ति में नियुक्ति की शक्तियों के तहत की है। इसीलिए आप चाहें तो इसको न्यायिक शक्ति का बिंदु अलग से बना के इसको आप याद कर सकते हैं, या कार्यपालक शक्तियों में नियुक्ति की जो शक्तियां हमने चर्चा किया था, गिनाया था, उनके अधीन आप इसको याद कर सकते हैं। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर न्यायिक शक्तियों में मुख्य रूप से उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्तियाँ शामिल हैं, और उनके प्रति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति माने जाते हैं। उनका नियुक्ति पत्र, जिसे वारंट कहा जाता है, वह राष्ट्रपति कार्यालय से उनके हस्ताक्षर और सील मुद्रा से ही जारी होता है। ये महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने, कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तकों में क्षमादान की शक्तियों को भी न्यायिक शक्तियों में शामिल किया हुआ है। तो इन सारी बातों को लेकर के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो उसका मुख्य मंतव्य है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के हैं, और ये मुद्दा हमने अलग से यहाँ पर इसीलिए चर्चा नहीं किया है। इसके बाद दूसरे भाग की हम चर्चा करते हैं, और वो है आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब प्रथम तो समझना ये है कि आपातकाल है क्या। आपातकाल एक सामान्य परिस्थिति से हटकर परिस्थिति है। सामान्य काल में जो व्यवस्थाएं हैं उनसे अलग प्रकृति की जो व्यवस्था है वह आपातकाल है। अंग्रेजी में इमरजेंसी प्रोविजंस हम इनको कह रहे हैं। इमरजेंसी आपातकाल की जहाँ तक बात है तो एक विशेष व्यवस्था है जो हमेशा नहीं होती है, समय विशेष के लिए विशेष परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में संविधान राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रयोग में लाने के लिए अधिकृत करता है, और ये शक्तियां राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में इन शक्तियों को संविधान के आपात उपबंध भी कहा जाता है। संविधान के आपातकालीन प्रावधान या आपात उपबंध भी कहा जाता है। ये जो चर्चा है वो 2 बिंदुओं के तहत की जा सकती है। अगर आपसे सेपरेटली कहा जाए कि संविधान की आपात शक्तियाँ क्या हैं, तो भी इन्हीं 3 मूल शक्तियों का वर्णन हम करेंगे, और राष्ट्रपति का जब वर्णन हम करेंगे, उनकी शक्तियाँ, अधिकार और कार्यों की जब हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी आपात उपबंधों की चर्चा होगी। ये संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360 मिलकर के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करते हैं। यद्यपि आपातकालीन प्रावधान संविधान के ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत या जिनके कारण से भारतीय संविधानविदों की दुनिया में, कानून के जानकारों की दुनिया में चर्चा का एक विषय है। और सामान्यतः ये वह प्रावधान है जो भारतीय प्रावधान के संघात्मक स्वरूप पर चोट करते हैं, या भारतीय संविधान को एकात्मक संविधानों की श्रेणी में खड़ा करते हैं। इसीलिए दुनिया के संविधानविदों, संविधान के जानकारों या कानून और राजनीति विज्ञान के जानकार जो विद्वान हैं, उनके द्वारा इनको लेकर के ये भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है कि ये जो आपात शक्तियों का अध्याय भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ये अध्याय भारतीय संविधान की संघात्मक ढांचे को नष्ट करने वाला है, उसकी संघात्मक प्रवृत्ति को चोट पहुंचाने वाला है, और ये संविधान को एकात्मक संविधानों की श्रेणी में ले जाता है।
तो ये चर्चा और विवाद का विषय है जिसका अंतिम हल आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, या इस पर एक मत आज तक विश्व के संविधान विशेषज्ञ नहीं हो पाए हैं, और ये सबसे बड़ा कारण भारतीय संविधान में गिनाया जाता है, वो अलग से चर्चा का विषय है। यहाँ पर हम राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति कार्य के रूप में आपात प्रावधानों की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार विशेष परिस्थितियों के लिए दिया गया है, जिसके तहत कई बार राष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनका मुकाबला करने के लिए संघीय व्यवस्था को, संघीय कार्यपालिका को सुदृढ़ होना आवश्यक है। ऐसा संविधान विशेषज्ञों, संविधान निर्माताओं का मत था, और इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए हैं। आलोचकों की आलोचना एक चर्चा का विषय है, तर्क का और विवाद का विषय है, उसका अपनी जगह महत्व है, लेकिन भारतीय संघ की परिस्थितियों में भारतीय संघ की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संघीय व्यवस्था, मजबूत संघीय कार्यपालिका की स्थापना करने का उद्देश्य संविधान निर्माताओं का रहा, और संभवतः इसी कारण से भारत के राष्ट्र प्रमुख को, भारत के राष्ट्र अध्यक्ष को, भारत के कार्यपालक प्रमुख को इन शक्तियों से नवाजा गया। अब हमारे इतने बड़े संसदीय इतिहास में इसको लेकर के काफ़ी सारे संशोधन भी सामने आए हैं, काफ़ी सारी शंकाएं भी सामने आई हैं, लेकिन ये कोई विशेष विवाद का कारण आज तक इनको नहीं माना गया है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अगर ये सूचना प्राप्त हो, अगर उनको यह आशंका हो कि भारत पर बाहरी आक्रमण हुआ है या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हुआ है या ऐसा होने की संभावना मौजूद है, ये चाहे संपूर्ण भारत के लिए हो या भारत के किसी भाग के लिए हो। यहाँ पर 2-3 शब्दों पर हमें जोर देने की आवश्यकता है। बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। यद्यपि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था, पश्चातवर्ती संविधान संशोधनों द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है, एम्बेडेड किया गया है। तो अब इस प्रावधान, इस अनुच्छेद की व्याख्या इस प्रकार से है कि सशस्त्र आक्रमण, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा पर कोई संकट मौजूद है, संकट आ गया है या आसन्न संकट है, आ सकता है। अब चाहे वह संपूर्ण भारत के लिए हो या भारत के किसी भाग के लिए भी हो सकता है। तो 2-3 परिस्थितियां यहाँ पर हैं, चाहे संपूर्ण भारत के लिए ऐसी परिस्थितियां मौजूद हों या उसके किसी भाग के लिए या आंशिक परिस्थितियां मौजूद हों, परिस्थितियां बन गई हो या परिस्थितियां बनने की आशंका हो। परिस्थितियां कौन सी? आक्रमण, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। ये परिस्थितियां अगर मौजूद हैं या इनके मौजूद होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की सबसे बड़ी आपातकालीन शक्ति है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति भारत संघ की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। और जब सुरक्षा की बात होती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि राष्ट्रपति को उसमें अधिकार हो और संघीय स्तर पर राष्ट्रपति सुरक्षा का जिम्मा निभाएं। इसलिए राष्ट्रपति को ये संविधान इसका अनुच्छेद विस्तृत अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपात के लिए हमें एक और बात यहाँ पर समझनी होगी। राष्ट्रीय आपात को सामान्यतः लोग बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। लेकिन अब लोगों को ये निश्चित रूप से समझ लेना होगा यहाँ पर कि संघ में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। संघ में कभी भी यूनियन जिसे आप कहोगे, संविधान का जो प्रारंभ है वो इस प्रकार से है। भारत क्या है? एक संघात्मक राज्य है, संघ राज्य है, और हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद भारत को एक संघ राज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 1 आपको ये कह रहा है, आर्टिकल 1, कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी a union of state, India that is Bharat shall be a union of state।
तो भारत को संघात्मक राज्य घोषित किया गया है। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर संवैधानिक शब्दावली में हम जो शब्द प्रयोग में लाएंगे, और आप लोगों को भी अब हमेशा यही शब्द प्रयोग में लाना चाहिए क्योंकि आप लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। यहाँ पर भारत ने कह के हम कहेंगे भारत संघ, भारत संघ। और भारत संघ में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन ये अनुचित बात है। राष्ट्रपति शासन संघ में कभी भी नहीं लगता है। राष्ट्रपति शासन की बात हम आगे करेंगे, अगले अनुच्छेद में करेंगे, और वहीं पर आप इस शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन शब्दावली का प्रयोग हमें नहीं करना है, यह गैर संवैधानिक शब्द हैं। तो हमें ये समझना होगा कि संघ में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, केवल आपातकाल की बात की जाती है और उसको संवैधानिक शब्दावली में राष्ट्रीय आपात शब्द के नाम से जाना गया है, राष्ट्रीय आपात के लिए घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय आपात है क्या? देखिए, एक आपातकाल एक विशेष परिस्थिति है और इसके परिणाम भी बड़े व्यापक होते हैं। इस विशेष परिस्थिति के परिणाम भी बड़े व्यापक हैं। भारत की सुरक्षा पर कोई आसन्न संकट आ गया है या आसन्न संकट आने की संभावना है, ऐसी स्थिति में भारत के किसी हिस्से पर, संपूर्ण भारत पर या उसके किसी भाग पर संकट मौजूद हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब ये घोषणा जो प्रोक्लेम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, इसके जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है, वो निम्न प्रकार से होंगी। राष्ट्रपति की ये घोषणा, ये अंग्रेजी में इसको हम प्रोक्लेमेंट कह रहे हैं, प्रोक्लेमेशन, इसको राष्ट्रपति अपनी पश्चातवर्ती उद्घोषणा से वापस ले सकते हैं। पहला प्रक्रिया राष्ट्रपति अपनी पश्चातवर्ती उद्घोषणा से इसको वापस ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा से इसको वापस नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष लाई जाएंगी और 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष लाई जाकर के दोनों सदनों से उसका विशेष बहुमत से पारित करवाना आवश्यक है। संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से इसको पारित कर देते हैं तो हमें तो एक बार में ये मात्र 6 माह के लिए एक बार में लागू की जा सकेंगी। इससे आगे अगर इसको और लागू करने की आवश्यकता है तो पुनः इसके संकल्प का प्रस्ताव सदनों में लाया जाएगा और इस संकल्प प्रस्ताव को दोनों सदनों की स्वीकारोक्ति प्राप्त होंगी। उसके बाद पुनः 6 महीने लगाया जा सकता है, यानी 6 माह के लिए ही इसको बढ़ाया जाएगा। इस उद्घोषणा का प्रभाव 6 माह पर ही होगा। अगर पुनः संकल्प प्रस्ताव दोनों सदनों में नहीं लाया जाता है तो 6 माह की अंतिम तिथि से इसका प्रभाव स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा, यदि राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा से इसको रिकॉल नहीं करते हैं, वापस नहीं लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मूल संविधान के इतर, हालांकि ये जो शब्दावली है मूल संविधान में नहीं थी, बाद के संविधान संशोधनों से इसको संविधान में जोड़ा गया, एम्बेडेड किया गया, और वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति ये जितने भी प्रोक्लेम करेंगे आर्टिकल 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति ये स्वयं स्वेच्छा से नहीं करेंगे या प्रधानमंत्री या कैबिनेट के रिकमेंडेशन जो वर्बल होगा उस पर नहीं करेंगे जब तक कि रिटर्न में रिकमेंडेशन कैबिनेट का नहीं आ जाता है, प्रधानमंत्री का नहीं आ जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर राष्ट्रपति को एक तरीके से अधिकारों की सीमा में बांधने का प्रयास किया गया है, क्योंकि बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के इस प्रकार की शंकाएं व्यक्त की हैं कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो तानाशाह बन सकता है। एक पश्चिमी लेखक है प्रोफेसर ग्लेडेन हिल, उन्होंने बड़े जोर देकर के अपनी रचनाओं में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत चाहे तो तानाशाह बन सकता है। इसीलिए पश्चातवर्ती सरकारों ने, पश्चातवर्ती संघीय संसद ने जो है राष्ट्रपति के अधिकारों पर बार बार पाबंदियां लगाने का प्रयास किया है। उसी के तहत ये प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जितने भी प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा लिखित में रिकमेंड किए जाने पर ही करेंगे।
केवल और केवल अपनी इच्छा से, अपनी मंशा से या अपने संदेह के आधार पर नहीं करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो प्रक्रिया आपको समझ में आ जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपात एक ऐसी परिस्थिति, एक विशेष परिस्थिति जिसमें भारत की सुरक्षा संकट में हो, संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर कोई खतरा मौजूद हो, और खतरे में विशेषतः जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं वो बाहरी आक्रमण है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है। इन परिस्थितियों में ऐसी आभास अगर राष्ट्रपति को होता है तो वो इसका प्रोक्लेम कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति है, राष्ट्रपति को रिटर्न में जो रिकमेंड होगा कैबिनेट और प्रधानमंत्री का, उसके बाद वो ऐसा प्रोक्लेम करेंगे। इस प्रोक्लेम को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के सामने लाना पड़ेगा। दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से इसको पारित करेंगे तो वह एक बार में 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। अगर पुनः और बढ़ाना है तो उसके लिए दूसरा संकल्प प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ेगा। राष्ट्रपति, अब देखना यह है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि लोकसभा अस्तित्व में नहीं होती है, राज्यसभा चूँकि अपना एक रनिंग हाउस है, लेकिन लोकसभा हो सकता है कि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो सकता है राजनीतिक परिस्थितियों में फेरबदल के कारण से राष्ट्रपति ने उसका विघटन कर दिया हो, या हो सकता है और किसी इश्यू से लोकसभा अस्तित्व में नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में प्रावधान ये है कि उस प्रोक्लेम को, उस उद्घोषणा को राज्यसभा के सामने लाया जाएगा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से पारित करवा करके लागू किया जाएगा। लेकिन जब भी लोकसदन बैठेगा, लोकसभा बैठेगा, उस बैठक की प्रथम तिथि से 1 माह के भीतर लोकसभा से भी पारित करवाना आवश्यक होगा। अगर लोकसभा पारित नहीं करता है तो पारित करने से मना करने की दिनांक को ही इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये तो इसका प्रोसेस है। अब इसके बाद में देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या है। इसके प्रभाव क्या है? आपातकाल, चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि विशेष परिस्थिति है, आपातकाल सामान्य परिस्थिति नहीं है, एक विशेष परिस्थिति है, और विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही इसको संविधान में स्थान दिया गया है। भारत का जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों के रूप में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, उनका गारंटी देता है, और ये जो आपातकालीन प्रावधान है उनका सबसे बड़ा प्रभाव मूल अधिकारों पर ही दिखाई देता है। संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ, संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ यहाँ पर अनुच्छेद 352 के शुरू होते ही असीमित हो जाती हैं। अनुच्छेद 352 जब अमल में आता है, वैधानिक रूप से लागू कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संघ कार्यपालिका की शक्तियाँ असीमित रूप से सक्रिय हो जाती हैं, और राज्यों की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ संघ चाहे तो अपने हाथ में ले सकते हैं। राज्यों की समस्त कार्यपालक शक्तियां संघ चाहे तो अपने हाथ में ले सकते हैं। अब चूंकि मुद्दा ये है कि राज्य की प्रवृत्ति वैसे भी संप्रभुता की है, और संप्रभु उसी स्थिति का नाम है कि वह किसी भी प्रकार की पाबंदों को स्वीकार नहीं करती है, किसी भी प्रकार के ऑब्लिगेशन स्वीकार नहीं करती है। ऐसी स्थिति में जो संघीय कार्यपालिका है उसको लिमिटलेस पावर्स प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात कार्यपालक शक्तियों के कार्यपालिका के निरंकुश होने का खतरा बढ़ जाता है, और कार्यपालिका के निरंकुश होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका परिणाम नागरिक अधिकारों के हनन के रूप में सामने आता है, जैसा कि संविधान भी वर्णित कर रहा है। जैसे ही कार्यपालक शक्तियां बढ़ेंगी, नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात होंगे, नागरिक अधिकारों को छीनने का प्रयास संभवतः पर्दे के पीछे संघीय कार्यपालिका के द्वारा, क्योंकि हमारे संविधान में 3 बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, और जो पुरानी पीढ़ी है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आपातकाल के क्या प्रावधान, क्या प्रभाव होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्रत्यक्षतः इस बात को देखा है। अनुच्छेद 19 जो कि आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है, उसका निलंबन स्वमेव हो जाता है। इसके लिए अलग से राष्ट्रपति को कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अनुच्छेद 32 जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसका भी निलंबन हो जाता है। ये बड़े व्यापक प्रभाव वाले मौलिक अधिकारों के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 स्वमेव ही, अब जब हनन हो जाता है, राष्ट्रपति को अलग से आदेश जारी नहीं करने की आवश्यकता होती है। स्वमेव जो मौलिक अधिकारों की स्कीम है, संविधान के भाग 3 की जो व्यवस्था है, वो अपने आप से ही डिसमिसल हो जाती हैं, और वहीं से कार्यपालक निरंकुशता का तंत्र शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि पिछले उदाहरणों से 3 बार हमारे यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। 1962,
71 और 75 में 3 बार यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं, 2 बार बाहरी आक्रमण के समय और 1 बार आंतरिक विरोध के कारण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण। जैसा कि पहले अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है, बल्कि ये पश्चातवर्ती संशोधनों द्वारा जोड़ा गया है और ये कार्यपालक स्वतंत्रता, कार्यपालक निरंकुशता का प्रतीक शब्द हैं जो पश्चातवर्ती सरकारों ने संविधान में जोड़ करके जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करके और एक तरीके से निरंकुश और अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास उन सरकारों का है, जो कि संविधान की प्रावधानों का एक तरीके से उनको डिमोरलाइज करके, उनका हनन करके सरकारों ने कार्यपालक निरंकुशता को बढ़ावा दिया है। आप देखेंगे कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक और 44वां संविधान संशोधन, इनको जब आप लोग देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आएंगी कि 42 में क्या चीज़ें डाली गई और 44 में किनको हटाया गया। यहाँ पर तुलना करने के बाद आपको इस स्थिति की और स्पष्टता प्राप्त होगी। इसका जो उद्देश्य था उसको दूसरे तरीके से प्रयोग में सरकारों ने लाना शुरू किया, इसीलिए आपात प्रावधानों की हमारे यहाँ पर आलोचना होती है। शुरू में हमने चर्चा भी किया था कि ये आलोचना तर्क वितर्क का विषय है। तो राष्ट्रीय आपात में प्रभाव के रूप में हम देख रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले कार्यपालिका की निरंकुशता आ जाती है, कार्यपालक का निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करना प्रारंभ करती हैं। अनुच्छेद 19 के तहत आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, जिसमें मुख्यतः आपकी स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन, उसको जो है निलंबित कर दिया जाता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसको भी रोक दिया जाता है। और ये 2 ऐसे अधिकार हैं जो आपके जीने के अधिकार, आर्टिकल 21 को बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, यानी कि उस व्यवस्था की रीढ़ हैं ये। अगर ये दोनों उसमें से निकाल दिए जाएं तो आपके जीने के अधिकार को पूर्णता, अनुच्छेद 21 के अधिकार को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। अर्थात भाग 3 की जो मूलभूत स्कीम है, आपका मूलभूत जो मंशा है, वो यहाँ पर रोक दी जाती है। इसके बड़े व्यापक प्रभाव हैं। इसके अलावा बाद में संशोधन करके ये रखा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनके लिए आपको राष्ट्रपति को अलग से किसी आदेश को पारित करने की आवश्यकता है, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनके लिए आपको आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32 के लिए आपको अलग से आदेश नहीं लाना है। बाकी अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वमेव भी निलंबित मान लिए जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कुठाराघात नागरिक मौलिक अधिकारों की स्कीम पर होता है, जो कि हमारे जीने के अधिकार को किसी भी प्रकार, सब प्रकार से कम करता है। कार्यपालक निरंकुशता बढ़ती है, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। इसके कारण से राज्यों की कार्यपालक शक्तियां संघ अपने हाथ में ले लेता है, या संविधान के तहत वह इस प्रकार के आदेश प्रचारित करने में सक्षम हो जाता है जो सामान्य परिस्थितियों में संघ राज्यों को नहीं दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राज्य की विधायिनी शक्तियों को भी संघ निर्देशित करने लग जाता है। राज्यों के विधायिकाओं को भी संघ आदेश दे सकता है कि आप किस प्रकार का कानून बनाएंगे। राज्य की कार्यपालक संस्थाओं को, यानी राज्यों की सरकारों को भी संघीय कार्यपालिका आदेश देती है कि आपको कार्यपालक, संघ के कार्यपालक आदेशों का प्रयोग किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से एक तंत्र की स्थापना हो जाती है। हमारे संविधान की जो शासन तंत्र के विकेंद्रीकरण का जो मूल भाव है वह समाप्त हो जाता है यहाँ पर, और एकात्मक प्रभाव संविधान में आ जाता है। या यूँ कहें कि इस अनुच्छेद के लागू होने पर एक तरीके से संघीय शासन अधिनायकवादी व्यवस्था में चला जाता है, और यही आलोचना का विषय यहाँ पर है। हालांकि एक बड़ा और व्यापक प्रभाव यहाँ पर है, लेकिन ये जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त यहाँ तक बहुत है। अब इसके बाद में दूसरे अनुच्छेद की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 356।